हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर से हम सोशल जस्टिस को शुरू कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या होती है। मतलब यह इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा और आगे इसके डिटेल में लेक्चर भी आएंगे। तो हमेशा उन वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल फाइनल रिवीजन विथ यश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सामाजिक न्याय के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस से। तो सोशल जस्टिस जो शब्द है उसका पहली बार प्रयोग 1840 में इटली के एक पादरी लुइगी तपारेली दा एजेग्लियो ने किया था, जबकि सोशल जस्टिस को पहचान 1848 में एंटोनियो रोसमिनी सरबाली ने दिलाई थी। और आधुनिक काल में जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन जैसे विचारकों ने सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय को एक प्रमुख अवधारणा बना दिया। बात करते हैं कि सामाजिक न्याय होता क्या है। तो सामाजिक न्याय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा है जहां समाज के सभी वर्ग बिना भेदभाव के समाज में आत्मसम्मान तथा समान अधिकार प्राप्त करके आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सशक्त हो सकते हैं। मतलब यह एक ऐसे समाज की बात करता है जहां भाषा, जाति, पंथ, संप्रदाय, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव न होकर सभी एक समान हैं और इसी समानता के कारण वे अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति करते हुए अपने स्वयं का विकास भी कर पाते हैं। अब मानव सभ्यता में सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर विवाद रहा है कि सोशल जस्टिस को महत्व दें या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। तो पूंजीवादी देशों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, तो वहीं समाजवादी देशों ने सामाजिक न्याय को अधिक महत्व दिया। और वहीं हमारे भारत जैसे उदारवादी लोकतंत्र ने दोनों में संतुलन स्थापित करने को महत्व दिया है। मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, तो वहीं भाग 3 में मौलिक अधिकार जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, तो वहीं पर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो सामाजिक न्याय को बतलाते हैं। अब अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार सामाजिक न्याय अलग अलग प्रकार से परिभाषित किए गए। जैसे रूसो कहते हैं कि कोई व्यक्ति इतना भी अमीर नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण कर पाए, और साथ ही कोई इतना भी गरीब नहीं होना चाहिए कि वह स्वयं को बेचने पर बाध्य हो जाए। यही अवधारणा रूसो के अनुसार सामाजिक न्याय है। अब इनके अलावा भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर के सुब्बाराव सामाजिक न्याय को 2 अर्थों में परिभाषित करते हैं। पहला, वे सीमित अर्थ बताते हैं कि अन्याय को समाप्त करना सामाजिक न्याय है, तो वहीं व्यापक अर्थ में वे कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संतुलन कायम करना ही सामाजिक न्याय होता है। अब यहां तक हमने जान लिया कि सामाजिक न्याय होता क्या है। अब आगे बात करते हैं कि इस सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं कि व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए, राजतंत्र जैसी निरंकुश शासन प्रणाली को समाप्त करने के लिए, व्यक्ति और राज्यों में संबंधों का निर्धारण करने के लिए, हाशिए पर स्थित और वंचित समूहों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, समावेशी समाज की स्थापना के लिए, गरिमामय पूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए, और साथ ही व्यक्ति तथा समुदाय के मध्य उचित सामंजस्य बनाने के लिए सामाजिक न्याय का होना बहुत आवश्यक होता है। अब आगे जानते हैं कि सामाजिक न्याय के मूल तत्व कौन कौन से हैं। तो गरीबी निवारण, मानवाधिकार, पूर्ण रोजगार और श्रमिकों की गरिमा, लैंगिक समानता, सामाजिक कल्याण, सबके लिए न्याय और सामाजिक योजनाओं की त्वरित और सहज पहुंच होना ही सामाजिक न्याय को दर्शाती है। मतलब सोशल जस्टिस जिस क्षेत्र में है वहां पर आपको सामाजिक न्याय के ये मूल तत्व अवश्य दिखाई देंगे। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट के बारे में। कल्याणकारी राज्य शासन की वह अवधारणा है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह अवधारणा अवसर की समानता, वितरण और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब किसी राज्य के द्वारा समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं या नहीं, संसाधनों का उचित वितरण हो रहा है या नहीं, और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के आधार पर ही उसे कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। अब यह जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है इसकी पृष्ठभूमि इस तरह है कि यह पूंजीवादी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ है। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित जितने भी नेगेटिव तथ्य थे
उनके विरुद्ध में यह व्यवस्था आई है। पूंजीवादी व्यवस्था के नेगेटिव तथ्य इस प्रकार हैं कि उसमें काम के घंटे अधिक होते हैं, कार्य की अमानवीय दशाएं हो सकती हैं, महिलाओं और बच्चों का शोषण, मलिन बस्तियों का विकास, स्वच्छ जल की कमी, जल निकासी की कोई व्यवस्था ना होना, सामाजिक सुरक्षा का ना होना, पर्यावरणीय निम्नीकरण, जनजातीय क्षेत्रों में अनावश्यक हस्तक्षेप का होना और संसाधनों पर नियंत्रण तथा शहरीकरण के फलस्वरूप फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखने मिले थे। तो इन सभी समस्याओं के कारण राज्य के हस्तक्षेप की बहुत आवश्यकता थी। अब कल्याणकारी राज्य में होता क्या है कि यहाँ सिर्फ व्यक्ति को जन्म लेना होता है, बाकी शेष कार्य राज्य ही करता है। इसलिए इसे क्रेडल टू ग्रेव राज्य भी कहा जाता है, जिसमें लाभ का वितरण आवश्यकता अनुसार होता है और कार्यभार का वहन व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप होता है। अब आगे कल्याणकारी राज्य के पक्ष में तर्क कुछ इस तरह है कि इसके अंतर्गत राज्य व्यक्ति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है। इसलिए इसमें व्यक्तिवाद और समाजवाद में संतुलन देखने मिलता है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक, अर्थव्यवस्था के नियोजन में विनियामक आदि भूमिकाएं भी निभाता है। साथ ही मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। साथ ही महिला तथा पुरुषों को समान अधिकार भी प्राप्त होता है, जिससे कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को बढ़ावा भी मिलता है। अब आगे देखते हैं कि भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस तरह से रही है। तो प्राचीन काल में मौर्य समाज, विक्रमादित्य, अशोक का धम्म आदि, मध्यकाल में अकबर का शासन, तो वहीं ब्रिटिश एरा में मुख्यतः बल कानून व्यवस्था को हटाने और आर्थिक शोषण को रोकने के रूप में कल्याणकारी राज्य को देखा जाता है। अब ब्रिटिश काल में हमें उतना सामाजिक न्याय देखने नहीं मिलता, लेकिन ब्रिटिश काल के बाद भारत में कल्याणकारी राज्य को लागू करने के क्षेत्र में बहुत से उपाय किए गए। चलिए देखते हैं वे उपाय क्या क्या थे। तो पहले देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में क्या किया गया। अब स्वतंत्रता के बाद स्थिति यूं थी कि बेरोजगारी बहुत अधिक, गरीबी बहुत अधिक, अल्प विकसित देश थे हम, अर्ध सामंती प्रक्रिया अभी भी मौजूद थी, गतिहीन अर्थव्यवस्था थी और 70% लोग कृषक थे और 14% ही मात्र शहरी थे। तो इन सारी स्थिति को सुधारने के लिए स्वतंत्रता के बाद सामाजिक लोकतंत्र के साथ नियोजित इकोनॉमी का मॉडल लाया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और पीसी महालनोबिस के अत्यधिक नियंत्रित और केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो वहीं 1960-70 में हरित क्रांति लाई गई, जिसने हमारे क्रय शक्ति क्षमता को बढ़ाया और जैसे ही क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि हुई, वैसे ही सरकार द्वारा सड़क, रेलवे और जहाजरानी जैसे आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा दिया गया। लेकिन इस समय भी बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी की अधिकता ही थी और इसी चुनौती से निपटने के लिए 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति अपनाई, जहां पे सामाजिक क्षेत्र में व्यय को बढ़ाते हुए विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। तो वहीं अल्प विकसित क्षेत्रों के लिए साख आपूर्ति प्रणाली की प्रभावकारिता में वृद्धि की गई और साथ ही मनरेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत निर्माण जैसे विभिन्न आय सृजन, वित्तीय तथा सामाजिक समावेशन के कार्यक्रम भी शुरू किए गए और अभी भी जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, उज्ज्वला योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, वन रैंक वन पेंशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी अनेक योजनाएं कार्यरत हैं। तो ये थे आर्थिक उपाय। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद सामाजिक न्याय के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपाय किए गए। तो हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की अवधारणा दी गई है, जिसमें विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदि तथ्य सामाजिक न्याय को दर्शाते हैं। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार को रखा गया है, तो वहीं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक और मानवाधिकार के लिए आयोग भी बनाए गए हैं और इनके आरक्षण की भी व्यवस्था है। ये सारे उपाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के अंतर्गत आते हैं। अब आगे सामाजिक उपाय देखते हैं जो स्वतंत्रता के बाद
किए गए थे सामाजिक न्याय के लिए। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी राज्य कहा गया है, जिसमें आय की असमानता को समाप्त करने और जीवन के स्तर के मानकों को सुधारने के लक्ष्य के रूप में निहित समाजवाद है। लेकिन भारत में जो समाजवादी राज्य कहा गया है, वह अवधारणा रूस की तरह बिल्कुल नहीं है। आगे देखें कि राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में क्या उपाय किए गए सोशल जस्टिस के लिए। तो 1991 के बाद नौकरशाहों की भूमिका बढ़ी है। वहीं शासन का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण भी हुआ है, जिसमें 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत और नगरीय प्रशासन आता है। इसी क्षेत्र में आगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जा रहा है और लाइसेंस राज को समाप्त भी किया गया है। कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आरटीआई, सिटीजन चार्टर और ई गवर्नेंस को भी अपनाया जा रहा है। तो ये सारे उपाय थे जो स्वतंत्रता के बाद सामाजिक न्याय को विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए किए गए। तो ये सारी बातें थी सामाजिक न्याय से संबंधित। अब सामाजिक न्याय के अंतर्गत ही हम आगे के लेक्चर्स में विभिन्न समूहों के बारे में बात करेंगे, जिनके लिए ही सामाजिक न्याय होना अत्यंत आवश्यक है। तो उनको जानने से पहले इसी लेक्चर में उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। इसमें पहला है असुरक्षित समूह या वल्नरेबल ग्रुप। यह ऐसे समूह हैं जो शारीरिक और भावनात्मक क्षति की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, या फिर ये समाज में अपेक्षाकृत कम लाभ की स्थिति में होते हैं और प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं के चलते वे अपने मूलभूत मानवाधिकार के प्रयोग में अक्षम होते हैं, मतलब अपने मानवाधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते। अब वल्नरेबल ग्रुप के उदाहरण इस प्रकार हैं: प्रजाति अल्पसंख्यक, प्रवासी व्यक्ति, निःशक्तजन, बेघर व्यक्ति, वृद्धजन और बच्चे। ये सारे वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। अब अगला ग्रुप है उपेक्षित समूह या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। इस समूह में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनकी मुख्यतः निर्धनता के परिणाम स्वरूप इनके अपने प्रत्यभूत अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती। इसके एग्जाम्पल हैं लिंग, प्रजाति, जन्म, समुदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव का शिकार हुए व्यक्ति। अब अगला समूह आता है हाशिए पर स्थित ग्रुप। ये समूह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से बहिष्कृत और उपेक्षित होते हैं, जो संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने और सामाजिक जीवन में पूर्ण सहभागिता देने में हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अब भारत में असुरक्षित, हाशिए में स्थित और उपेक्षित ग्रुप के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बालिका शिशु, बेघर लोग, शरणार्थी जन, श्रमिक, पर्सन विद डिसेबिलिटी, व्यसनी, प्रवासी, सेक्स वर्कर्स, शहरी और ग्रामीण गरीब, स्वास्थ्य भेदभाव के शिकार जैसे HIV से पीड़ित व्यक्ति, रिहा हो चुके कैदी, ट्रांसजेंडर्स जिनमें लैंगिक भेदभाव आता है, और छुआछूत से पीड़ित व्यक्ति। ये सभी भारत में स्थित समूहों के उदाहरण हैं। अब ये सारे समूहों की जिनकी हमने बात की, उनसे संबंधित ही हमें सोशल जस्टिस में डिटेल में अध्ययन करना है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर्स में सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार आप इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।